शाइन कर रहा है। फ्लक्चुएशन तो नहीं, क्योंकि फैन ऑन है। अब देखो, अब ठीक है। I think this will be okay. So should we start now? Yes, sir. Good. Yes, sir. So in the last class we were talking about dual nature of light. Max Planck ने 14th of December 1900 में कंसेप्ट दिया था कि लाइट में dual नेचर होता है। ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। दैट एनर्जी पैकेट इज द वाइब्रेटिंग पैकेट। ये वाइब्रेशन लेते हुए पैकेट है और एनर्जी डिपेंड करता है उस वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो दिस ई इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फोटॉन की जो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में है उसका एनर्जी जो है वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। सो ही हैज टेकन वन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू E is equal to h nu, that h is Planck constant और nu is still the frequency। इसको हम लोगों ने वेवलेंथ में टर्म में लिखने की कोशिश किया था। that is equal to hc by lambda। this is that energy term for a photon। और different photons हम different examples लेकर के हम एनर्जी कैलकुलेट, एनर्जी रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश किए थे। इसके बाद इस फोटॉन को लास्ट क्लास में ड्यूअल नेचर है ये प्रूव करने की कोशिश की। फोटॉन्स में पार्टिकल होता है, फोटॉन्स में वेव नेचर होता है। वेव नेचर प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक तो था एनर्जी, सेकंड वेलोसिटी जो कि कॉमन प्रॉपर्टी है वेव पार्टिकल का, और 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं वेव की। वेव नेचर की जब बात आती है तो उसमें वेवलेंथ होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे जब मास की बात, जब पार्टिकल नेचर की बात आती है देन वी हैव कैलकुलेटेड द मास एज वेल एज मोमेंटम ऑफ that photon। so mass की जो वैल्यू आया था that was relativistic mass, क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन relativistic mass this is equal to h nu by c square। और ये दो इक्वेशन आपको कंपेयर करने से मिलता है। फोटॉनिक एनर्जी E is equal to h nu और दूसरा relativistic energy that E is equal to mc square। so this is relativistic mass m is equal to h nu by c square। और इससे भी तुम लोगों को कुछ छोटा मोटा असाइनमेंट में दिया था कि डिफरेंट फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। ये h तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी जो है उस पर डिपेंड करेगा। मींस ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर कोई फोटॉन हुआ ऑब्वियसली उसका जो मास होगा दैट विल बी मोर। साथ साथ अगर इसको अगर हम लैम्डा के टर्म में ले तो दैट इज इक्वल टू h nu is equal to c by lambda, जैसे मैं यहां पे लिखा तो x यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज lambda multiplied by c। दिस इज दैट मास, इस मास को हम इस तरह लिख सकते हैं। मींस ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगेन हियर दिस h is constant, c is constant, तो ये m जो है तो ये दिस m it is a directly proportional to frequency and n this is inversely proportional to। मींस अगर रेड कलर है, रेड कलर से रिलेटेड अगर फोटॉन है उसका फ्रीक्वेंसी और एक ब्लू कलर के रिलेटेड जो फोटॉन्स हैं उसके सॉरी मास, एक रेड कलर से रिलेटेड अगर कोई फोटॉन है उसका मास और एक ब्लू कलर से रिलेटेड फोटॉन है उसका मास, इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? आइडिया? रेड कलर से रिलेटेड जो फोटॉन्स होंगे और ब्लू कलर से रिलेटेड जो फोटॉन्स होंगे किसका मास ज्यादा होगा? रेड का मास ज्यादा होगा। रेड का मास ज्यादा होगा, ब्लू का ज्यादा होगा। और दोनों में से किसी एक का तो ज्यादा होगा, रीजन सही बताओ। ब्लू सर उसका वेवलेंथ कम है ना। हाँ, ब्लू का वेवलेंथ कम होगा तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका मास ज्यादा होगा, है ना। रेड का वेवलेंथ जो रहता है वो ज्यादा होता है 6200 to 7800 एंगस्ट्रॉम, ये हाईएस्ट वेवलेंथ रहता है उस विजिबल रेंज में, इसलिए उससे रिलेटेड जो फोटॉन्स है उस फोटॉन्स का जो मास होगा दैट विल बी लेस विद कंपेयर टू ब्लू।
इसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम कैलकुलेट किया था। मोमेंटम के लिए सिंपल सा फार्मूला लगाया था, p m multiplied by c. Remember this m, this is not the rest mass. Rest mass नहीं है, this is this electric mass, and this c the speed, that velocity of photon. So हम इस m की वैल्यू हम अगर यहाँ से करके पुट करें, then we will have h nu by c square multiplied by c. एक c को हमने कैंसिल कर दिया था, और again when we put this nu is equal to c by lambda, then we will have this h by lambda. So this p is equal to h upon lambda. We have this final relation expression for momentum. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था. So again momentum के साथ भी वही बात है. This is inversely proportional to wavelength. Means रेड कलर का जो मोमेंटम होगा वो कम होगा with compared to that blue कलर, क्योंकि वावेलेंथ जो है वो रेड कलर का ज्यादा होता है. यहाँ पर मैंने एक नाम दिया था इसको, ये this relation is known as bridge equation. इसको मैंने कहा था कि इसको bridge equation कहा जाता है. And bridge equation इसलिए क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, this actually gives the particle nature of light. ये particle प्रॉपर्टी है, particle nature, और wavelength this is corresponding to wave property. So ये बीच में एक इक्वेशन इक्वेटिंग साइन है. So this is a bridge between particle as well as wave. That's why this is known as the bridge equation. ये वेल नेचर को इंडिकेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इस रिलेशन को भी देने से भी पता चलता है कि यस लाइट में वेल नेचर होता है. तो ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे. इसके बाद इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आई. बीच में तुम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये तो 1900 के आसपास ही आ गया था. 1905 में आइंस्टाइन का थ्योरी आया. आइंस्टाइन ने 3 बम फोड़े उस समय 1905 में. एक तो था रिलेटिविस्टिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड था ब्राउनियन मोशन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, और थर्ड था एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है. जब कोई लाइट बीम किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो उससे वहां से वो इलेक्ट्रॉन मीट करवाता है, और अगर उस इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए तो दिस इज दैट मेटल सरफेस. एक फोटॉन इसमें इंसिडेंट हो रहा है एनर्जी की, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालता है, और यहाँ पर कुछ वर्क फंक्शन का कंसेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज, ये सारे तुम लोगों ने पढ़ा था. इसका एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग दिस क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से किया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया. सो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला है, बल्कि उसको नोबेल प्राइज जो है वो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए मिला. और इस एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने इस क्वांटम थ्योरी, लाइट की जो क्वांटम थ्योरी है, नेचर ऑफ लाइट है, उसका इस्तेमाल किया था. बाद में ये जो ब्रिज इक्वेशन है, इस ब्रिज इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस कांसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. क्या हुआ कि इस समय के जो साइंटिस्ट थे, स्पेशली आइंस्टाइन का जो कांसेप्ट होता है, आइंस्टाइन का अपना एक स्टेटमेंट हुआ करता था. वो ये कहते थे कि आप किसी पार्टिकुलर थ्योरी को लिमिटेड मत रखिए, मींस कन्फाइंड मत करिए कि आप इस थ्योरी को सिर्फ इसके लिए यूज कर सकते हो. जैसे वेल नेचर ऑफ लाइट, दिस इज नॉट कन्फाइंड टू फोटॉन्स लाइट ओनली. वेल नेचर का जो कांसेप्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है, इसको आप सिर्फ जो है वो इसके लिए कन्फाइंड मत करिए, लाइट के लिए कन्फाइंड मत करिए. इसको थोड़ा जनरलाइज सोचने की कोशिश की. इसमें फिर एक नाम आता है, दिस इज आई थिंक तुम लोगों ने इसको 12th क्लास में पढ़ा है, दैट वाज द concept of de Broglie. Sir, yeah, de Broglie. सब बोर्ड ब्लर हो रहा है. अब ये तो नेटवर्क इशू होगा. आज थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कर रहा है. इंटरनेट का इशू है. एक बार मैं बाहर निकल के फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ.
क्लियर हुआ? थोड़ा नेट का इशू है, ज्वाइन कराते समय ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था। थोड़ा क्लियर हुआ? क्वालिटी चेंज करो। यस सर। सर बोला Clear? सर। हाँ, देख रहा है ना? अगर ध्यान से मेरी आवाज अगर तुम सुनते हो, ध्यान से अगर तुम सुनोगे तो जो चीज मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो मैं बोलता भी हूँ। तो हल्का सा कहीं पर अगर कोई ये होने लगे तो तुम उस चीज को कैच कर सकते हो यदि तुम मुझे ध्यान से सुनते हो। बोर्ड के भरोसे मत रखो, क्योंकि जो चीज मैं बोलूंगा स्पेशली उसको मैं जो मैं लिखूंगा उसको मैं बोलता हूँ, ये ध्यान में रखना। हाँ, सिंक्रोनाइज रहता है। So de Broglie का कंसेप्ट आता है, that is de Broglie's concept of matter wave। एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया था, that was so this is de Broglie's concept of matter wave. It is given by de Broglie in 1924। 1924 में उनका अपना थीसिस पब्लिश हुआ जिसपे इस कंसेप्ट को डिटेल किया गया था। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। यहाँ पर वेव टर्म इस्तेमाल हो रहा है और ये एक प्रकार से कहा जा सकता है द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब कैसे किया? पहले तो ये देखिए कि मैटर वेव को तुम लोगों ने डिफाइन किया होगा 12th क्लास में। उस मैटर वेव के डेफिनेशन में एक लाइन पे लिखा जाता है, दिस इज द वेव, दिस इज अ वेव associated with moving object, moving particle, I should write particle। So एक वेव जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है उसको नाम दे दिया गया, दैट इज मैटर वेव। अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन करना चाहते हो, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हमारी आदत पड़ी हुई कि हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो, तो ये ऐसा कह सकते हो कि दिस इज दैट पार्टिकल, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन द एसोसिएटेड विद वेव, ये वेव इस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड है, दिस वेव इज नोन एज मैटर वेव। इसको मैटर वेव कहते हैं। और अगर कोई विजुलाइज कर रहे हैं तो तुम लोग जो बहुत ही एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखते हैं ना, बहुत फास्ट बाइक वगैरह का एडवर्टाइज कराते हैं, तो बाइक को मूवमेंट में दिखाने के लिए उसके साथ वेव से एसोसिएटेड दिखाते हैं। या प्लेन को उड़ते हुए पुराने कॉमिक्स वगैरह में कार्टून वार्टून इसमें दिखाया जाता था, प्लेन वगैरह को उड़ते हुए दिखा रहे हैं तो उसके साथ वेव्स दिखाते हैं कि वो साथ में चल रहा है, एंड दैट वेव इज एक्चुअली associated with, which is some sort of matter wave, you can imagine like that। So that matter wave, this is the wave associated with moving particle। अगर कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उससे एसोसिएटेड जो वेव होगा उसको मैटर वेव कहते हैं। क्लियर? प्रांजल? यस सर। चलिए भाई बताओ, व्हाट इज मैटर वेव? सर जैसे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसका जो मैटर होगा वही वेव होगा। नहीं, उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ चिपका हुआ एसोसिएटेड वेव होगा, दैट इज द मैटर वेव। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल, इट इज नॉट द कन्वर्शन ऑफ पार्टिकल टू वेव, रिमेंबर दिस, याद रखना। ये पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह का कांसेप्ट नहीं है। इसमें वेव जो है उसके साथ एसोसिएटेड होकर के आगे बढ़ता है। जितेश वर्मा? यस सर। व्हाट इज मैटर वेव? सर जब कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा होता है तो वो तो कोई वेव उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है। हाँ, एसोसिएटेड वेव होता है, दैट इज नोन एज मैटर। अब जब वेव की बात आ रही है तो ऑब्वियसली इसका वेवलेंथ की बात आएगी। अब इसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया गया और उस वेवलेंथ के कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वही जो हमने फोटॉन के लिए यूज किए थे उसी वेव उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। सो लेट्स सी हाउ दैट इक्वेशन, दैट फार्मूला गिवन of a photon is modified for this matter wave। So that momentum of photon, what we have, this momentum of photon, ये हम लोगों ने लिया था, जिसको हम लोगों ने कहा था कि ये ब्रिज इक्वेशन है, and this bridge equation was P is equal to h upon lambda। ये रिलेशन मैंने दिया था, this is the relation between momentum and this lambda। So solve this for lambda, so this lambda it is equal to h upon p। इसी रिलेशन का इस्तेमाल जो है वो de Broglie ने किया, but for the photon, ये p जो है, p can be written as equal to p is equal to mass multiplied by v। ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ाया गया। Momentum is correlated with mass multiplied by v। So here this mass is m and this velocity is v।
So this lambda that is equal to h upon multiplied by m multiplied by phi. So this is the wavelength of this matter wave, and this wavelength is known as de Broglie's wavelength. इसको de Broglie के नाम पे de Broglie's wavelength कहा गया. So de Broglie's wavelength of matter wave, it is given by lambda is equal to h upon m phi. M is the mass of that particle and phi is that the velocity of that particle. अगर इसको फोटॉन के लिए लेना है, so for photon this p, it is equal to mass is this m, this is that mass of photon, and in place of phi, it is given as c. इसको c कहा जाएगा. So this is mass multiplied by c. क्लास के बाद करो तो ही चलेगा. हाँ सुनो ना सर, क्लास ले थोड़ी बात में चलेगी. हाँ. So this p is equal to mass multiplied by c. So this is for the photon. So photon के केस में v को हम लोग c रख दिए हैं, और पार्टिकल अगर कोई है, जनरल पार्टिकल है, so that in place of c it is v. So this is de Broglie's law. तो कहा जाए कि जो प्लैंक ने जो कैलकुलेशन दे करके रखा हुआ था, उसी को ऑब्जेक्ट के लिए मॉडिफाई किया. अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है. तो ये यहाँ तक हो गया. आगे बढ़े. यस सर. Okay, so this is that de Broglie's wavelength of matter wave, और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ. So de Broglie's wavelength that is represented as lambda, it is equal to h upon p. इसको एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फिर डिफरेंट फॉर्म इसको लिखा जा सकता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेयर p is equal to mass multiplied by velocity. इसको एनर्जी के साथ अगर कैलकुलेट करना है, देन काइनेटिक एनर्जी p is equal to half m v square. 11th क्लास में ये चीज तुमको पढ़ाया गया है. इन दोनों को अगर कोई कोरिलेट करना चाहते हो, तो द रिलेशन बिटवीन दिस टू, दिस इंप्लाइज p is equal to root of 2me. ये एक वेल नोन रिलेशन है जो तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है. और p is can be written as equal to p square by 2m. e को लिखा जाता है p square by 2m. This is that energy momentum relation. So this p, it is root of 2me. तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं. So this lambda it is equal to h upon root 2me. So this is one relation for de Broglie's wavelength in terms of energy. अब ये एनर्जी अलग अलग ऑब्जेक्ट के हम अगर को रखते जाएं, हमारे पास डिफरेंट फार्मूला जो है वो de Broglie's wavelength के होते जाएगा, और वो हमें फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आएगा. So let us take this as a current equation, current formula. इसको हम लोग मेन फार्मूला के फॉर्म में लेते हैं और इसको थोड़ा मॉडिफाई करते जाएं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो फर्स्ट for a moving body of mass m, एक बॉडी है जिसका मास m है, moving with velocity v. एक ऑब्जेक्ट जो हमने सबसे पहले वाले एग्जांपल में लिया था, जैसे दैट ऑब्जेक्ट जिसका मास m है and it is moving with constant velocity v, इसके साथ एसोसिएटेड वेव ये, इसका वावेलेंथ कैलकुलेट करना है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये एनर्जी के साथ हम इसको पुट करेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने सबसे पहले लिखा था. तो दिस एनर्जी, तो द काइनेटिक एनर्जी, so the kinetic energy E is equal to half mv square. ये काइनेटिक एनर्जी हुआ. इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करें. So this implies lambda is equal to h upon root of 2m. Kinetic energy is half mv square. Kinetic energy हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा and you will have that relation जो हम लोगों ने सबसे पहले लाया था. This is that lambda is equal to h.
ये रिलेशन ये मैकेनिकल बॉडी के लिए, कोई भी बॉडी जिसका मास दिया गया है जो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में है उससे एसोसिएटेड मैटर वेव का वर्क हो जाएगा lambda is equal to h upon mv। ये रिलेशन है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहां तक हो गया, क्लियर है? दिस इज फॉर द फर्स्ट बॉडी, लिख लिए? ओके, लेट मी प्रोसीड फॉर द सेकंड। Next, second, for a charged particle, मैकेनिकल बॉडी के बजाय चार्ज पार्टिकल ले, जो 12th क्लास में तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा है। तो the charged particle of charge q moving in a constant potential difference, constant potential difference or potential region v। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 12th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है, कुछ याद हो तो? कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, दिस इज दैट चार्ज पार्टिकल q, और ये पोटेंशियल, दिस इज दैट पोटेंशियल रीजन v, इसमें मोमेंट पे है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? QC। qc, इसके लिए QV। qv, यस सर, यस सर। बाकी लोग हाफ CV स्क्वायर। हाफ cv स्क्वायर, c तो कैपेसिटेंस वाली बात कर रही है, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटेंस। मैं एक चार्ज पार्टिकल कह रहा हूं जिस जो पोटेंशियल v पे है। और कोई जल्दी जल्दी, एक जवाब आया, दैट इज q मल्टीप्लाइड बाय v, हाफ QV। हाफ qv। यस सर। और कोई? आकाश? QV, so okay, so this E it is equal to Q multiplied by V, वो जो चार्ज होता है, हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस V पे मोशन पे रहता है, हाँ, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू होगा दैट इज QV। सो V जिसके साथ जो मैटर में एसोसिएट होगा उसका वेवलेंथ होगा, so the wavelength, the Broglie wavelength I should write, wavelength lambda it is equal to h upon root of 2m, e की जगह में I have to put, this is where that formula, so here there is one e, so in place of e I have to write this qb, so this will be q multiplied by v, so this is the de Broglie's wavelength of a matter wave associated with a charged particle। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के लिए वो अगर मोशन में है किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो डायरेक्टली हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू कर देंगे यहाँ। So this is the second particle, second object। Now the third one, third is a gas molecule of mass m moving in a temperature region T is in Kelvin। so कोई गैस मॉलिक्यूल्स है जो कि टेम्परेचर रीजन T पर मोशन में है, तो दिस इज दैट वन गैस मॉलिक्यूल्स विद मास m, और ये किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर रीजन पर, टेम्परेचर रीजन T इस पर मोशन में है। इससे रिलेटेड जो de Broglie's wavelength होगा, we have to calculate it for, so उसका kinetic energy कितना होता है? तो the energy, that is the kinetic energy E is equal to 3/2 kT। 3/2 kT। Confirm? यस सर। यस सर। Okay, Yes, so this will be 3/2 kT। हम इस वैल्यू को पुट कर दें, so corresponding
So corresponding de Broglie's wavelength that lambda is equal to again h upon root of 2 over 2m multiplied by 3 by 2 kt. You have to put this addition. So 2 will be cancelled here, and this is equal to h upon root of 3m kt, where k is ये क्या है यहाँ पे? Boltzmann constant. Boltzmann constant. This is Boltzmann's constant. किसी पता है इसका वैल्यू कितना होता है? k is equal to किसी का आइडिया हो? 1.38 into 10 to the power minus 23. Very good. So this is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule Kelvin. Joule per Kelvin. Yes. So this is the value of K. तो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं और हम ये तीन प्रकार की बॉडी यहाँ पर ले रहे हैं. एक तो हो गया मैकेनिकल बॉडी, उस मैकेनिकल बॉडी से एसोसिएटेड वेक्टर वेव का वेवलेंथ हमें देखना है. सेकंड हम ले लिए चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड वेक्टर वेव का वेवलेंथ ये होगा. और थर्ड जो रहेगा दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल जो कि किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर रीजन पर मोशन में है. सो दैट विल बी लैम्डा, दैट इज h अपॉन रूट ऑफ 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई ऑब्जेक्ट के साथ ये मैटर वेव एसोसिएटेड है, तो जो बिग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें ऐसा पार्टिकल ही क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें ये कहा गया कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपना ड्वेल नेचर होगा. लाइट सिर्फ ये दिस इज नॉट लिमिटेड टू लाइट, ये सिर्फ लाइट के लिए जरूरी नहीं, ये सभी ऑब्जेक्ट में ड्वेल नेचर होगा. वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा. लेकिन बिग ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमेशा में पार्टिकल की तरह दिखाई पड़ता है, क्यों? अब उसके लिए हम लोग थोड़ा वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखें. अब चलिए कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स ही लेकर के देखें. पहला हम मैग्नेटिकल बॉडी ले लें, उसके बाद फिर एक चार्ज पार्टिकल लेकर के देखेंगे, इसके बाद एक गैस मॉलिक्यूल्स लेकर के देखेंगे और इस पे कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट दैट मैकेनिकल बॉडी. कैलकुलेटर रेडी रखो, कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी मुझे डाटा देते जाना, बताते जाना कि ऐसा कैसे होगा. और हम so for mechanical body, for a mechanical body, the Broglie's wavelength lambda is equal to h upon m multiplied by q. This is that relation with the formula we have to use this. चलिए एक और एग्जांपल लेकर के चले. कहाँ से ले एग्जांपल? किसी को जगाते हैं. अमन परगनिया. यस सर. गाड़ी चलाते हो? यस सर. कौन सा गाड़ी चलाते हो? सर एक्टिवा. एक्टिवा कितने स्पीड से? सर 60-40. 60? यस सर. चलिए तो वेलोसिटी हम ले लेते हैं. तुम्हारे एक्टिवा का v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. तुम्हारा और एक्टिवा दोनों का कॉमन, दोनों का कंबाइंड मास कितना है? तो कितने किलोग्राम के हो? सर 60. 65 हाँ 60. और तुम्हारे एक्टिवा का? सर 120 ऐसा कुछ. 120 के आसपास ले ले. हाँ यस सर. चलिए सो दोनों मिलाकर के हम मास ले लेते हैं 180 किलोग्राम. ठीक है. सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव. तो लैम्डा की वैल्यू कितना होगा? कैलकुलेट द वेवलेंथ. निकालो, बताओ जितना जल्दी हो सके. डाटा लेते जाओ एकदम फास्ट. आकाश से 107 kg. अच्छा एक्टिवा का वेट बता रहे हैं 1718 के आसपास रहता है करीब. हाँ टोटल मास जो है मैंने 65 बताया था, तो मैं राउंड करके उसको 180 कर दिया था, है ना. चाहो तो उसको कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें अगर रियल डाटा ले सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड. तो या इंडिविजुअल अपनी अपनी गाड़ी का अपने खुद के वेट के साथ भी ले सकते हो. हाँ
सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है, वो है फार्मूला के साथ डाटा क्या दिया गया है और उस डाटा का यूनिट क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। सीजीएस यूनिट, एमटीएस यूनिट, और एक कॉमन यूनिट में पहला एच की वैल्यू कितना है ये तो पता है तुम लोग को 6.6229 into 10 या 63 into 10 और -34 जूल सेकंड। कितना है? विथ यूनिट लिखो, एक साथ लिखा करो। इस ने 7.362 into 10⁻38 लाया। -39 एक का -40 के ऑर्डर हो गया है। 37 भी आया कितना वेरिएशन 38 निकालते जाओ, देखते हैं फिर इसमें सबसे ज्यादा 38 वाले 3 लोग हो गए -38। साथ में यूनिट लिखने के आदत डालो, दैट विल बी मीटर। वेवलेंथ है सो वेवलेंथ का मेजरमेंट मीटर पे होगा। सो आई थिंक 38 बहुत सारे लोगों का आ रहा है, तो इस आंसर को फाइनल करते हैं, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 38। तो एक 39 अभी भी कुछ लोग को पहुंच रहा है, 37 भी पहुंच रहा है, डाटा चेक करना है ना। तो मैक्सिमम लोगों का अटेंडेंस 38 का ऑर्डर आ रहा है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर है क्योंकि डाटा तो रैंडम है एंड यू आर कैलकुलेटिंग। सो दैट इज इन ऑर्डर ऑफ 38। So that wavelength, that is in the order of 10⁻37 to 38 मीटर। अब ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ बहुत ही कम है। हम लेंथ के मेजरमेंट के 10⁻15 तक, जिसको हम 1 फर्मी कहते हैं, वहां तक हम लोग को कर लिए हैं। 1 फर्मी नाम सुने हो ना, यूनिट लेंथ का, मिनिमम लेंथ, एंगस्ट्रॉम, तुम्हारे पास पिकोमीटर, ये वो सबके साथ न्यूक्लियस का जो साइज है उसको 1 फर्मी से मेजर करते हैं। So 10⁻15 10⁻16 तक अगर हो तो हम मेजर कर सकते हैं। But this wavelength of matter wave associated with Mr. Pagania, उनको अगर वो 60 की रफ्तार से अपने व्हीकल में अगर जा रहा है तो उनके साथ मैटर वेव होगा, उसको wavelength कितना होगा, जो कि मेजरेबल नहीं है, इसलिए वो हमेशा ऐसा पार्टिकल बिहेव करेगा, उसके एसोसिएटेड मैटर वेव का हमें एहसास नहीं होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल ले। अनुराग साहू,
Yes, sir. क्रिकेट खेलते हो? Yes, sir. स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल मैच में जो बॉल फेंका जाता है उसका मास कितना होता है? 1.7 kg. 1.7 kg? Is it? No? You can Google. I don't know. मैं क्रिकेट नहीं देखता ना खेलता, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो तुम लोग जो डाटा लोगे वो थोड़ा भी है। 1.65 ऐसा कुछ होता है। 1.65 kg इतना भारी रहता है? नो, केजी में नहीं होता वो। 0.16 0.16 ऐसा। इतना भी ग्राम नहीं, वो 1.68 ग्राम। अरे थोड़ा डाटा देने से पहले थोड़ा सोचो भी यार। 1.6 ग्राम, 1.38 केजी। नहीं सॉरी 133 सर ग्राम्स में 163 सर ग्राम 165 ग्राम्स है। 165 ग्राम 165 ग्राम होता है, इतना हल्का भी नहीं होता होगा यार। Approx. 165, हाँ वो एक्चुअली ग्राम में नहीं होगा। Pound. गूगल करो और मुझे सर बताओ। 5.7 सर आउंसेस लिख रहा है तो उसको 163 ग्राम बता रहा है फिर उसके बाद 160 इतना हल्का नहीं होता है यार बॉल। 100 क्रिकेट का बॉल है ना सर, फुटबॉल थोड़ी। क्रिकेट फुटबॉल नहीं है, लेकिन चलिए जो डाटा तुम दोनों मैं मान रहा हूँ, मुझे क्या, मुझे तो नंबर कराना है। हाँ, तो मैं उसको 163 ग्राम लिख लूँ, जो तुम लोग लिख रहे हो भाई, है ना। तो फास्ट बॉलर जो बॉल फेंकता है उसका स्पीड कितना होता है किलोमीटर पर सेकंड में? वेलोसिटी v। अभी सबसे फास्ट बॉल कौन फेंक रहा है इंटरनेशनल मैच पे? 150 किलोमीटर पर आवर। कितना है टोटल? 161 किलोमीटर पर आवर। 161 के किलोमीटर पर आवर लिख दूं? पर सेकंड? पर आवर पर ठीक। तो 161 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक, ओके। ये डाटा अभी भी है, मुझे डाटा भी लग रहा है। सो ये दो डाटा तुमको दिया हुआ है ना। इससे आप एसोसिएटेड मैटर का बारे में कैलकुलेट करके मुझे बताओ। तो वेवलेंथ associated with volume. फास्ट कैलकुलेशन फास्ट करिए। ईश्वर ने बताया 10⁻35 के आर्डर बता रहे हैं। 10⁻34 भी आया। तो 35 ही है 35 ओके 35 है 10⁻35। टेनिस में 35 आ रहा है, 34 आ रहा है, 35 और सामने 9 है, मतलब वो भी ऑब्वियसली टेनिस में 34 ही कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कार्स का भी टेनिस, श्वेता भी टेनिस में 35 में बताई, झलक टेनिस में 35। यूनिट साथ में लिखने की आदत डालो, सिर्फ डाटा लिखने से ना बाद में थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। हाँ, यूनिट साथ में लिखने की आदत डालो। सो दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ टेनिस में 35, 34,
लोगों का 35 34 में कंफ्यूजन है, एक ऑर्डर का गड़बड़ कर रहे हैं। $35 ज्यादा लोग का हो रहा है, सो ऑब्वियसली चलिए ओके। सो सुप्ति का भी 35 का है। कैलकुलेट करके लिख रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने दिया तो फिर तुम उसको उतार दिए, मार के चलो मैं भी लिख देता हूँ। तो इट्स 9.0937 मीटर। ये स्टैंड बहुत सारे लोगों ने दिया है डाटा को, अब देखते हैं बाकी लोग या इसका ये है कितना। ओके, अब इससे पहले जो कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन में 10⁻38 39 के ऑर्डर में आया था, वो बढ़ करके 10⁻35 तक पहुंचा है। मतलब हम ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा करते जा रहे हैं। हाँ, परगनिया से अमन परगनिया से शुरू किए थे, बल के साइज से हम उसको बॉल के लेवल तक आए, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज को हम छोटा कर रहे हैं। तो बैलेंस जो है वो 3 से 4 ऑर्डर बढ़ गया है, 10⁻38 से 10⁻34 35 तक जा रहा है, मतलब 4 ऑर्डर का इनहेंसमेंट हुआ है। ऑब्जेक्ट को और छोटा करें तो वेवलेंथ जो है वो मेजरेबल रेंज पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल चलिए अब हम डायरेक्ट, अब धीरे धीरे करके करने के बजाय डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg ग्राम, क्या है किलोग्राम ग्राम केजी केजी, ओके दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एकदम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे पहुंच गए। अब इसको हम थोड़ी सी अगर एनर्जी दें तो इसकी वेलोसिटी अच्छी खासी हो जाती है, 10⁻6 10⁻6 और 10⁻7 तक पहुंच जाता है। चलिए इसको हम वेलोसिटी लेते हैं, v इट इज मूविंग विद 10⁻6 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये रिलेटिविस्टिक पे चला गया है, लेकिन फिर भी चलिए हम इसी फार्मूला को लेकर के देखते हैं वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है ना। सो दिस v इट इज equivalent to 10⁻6 meter per second. This is the velocity of that electron. Now calculate lambda. So calculate lambda of matter wave associated with moving electron. One point two into 10⁻10 के ऑर्डर में, and 10⁻10 is actually angstrom. So you can write that data in angstrom. So 7.2 angstrom ऐसा कुछ लिख सकते हैं. So this is data 7.2 into 10⁻10 meter. This one can write this is 7.2 angstrom. बाकी लोग भी कैलकुलेट करो जल्दी. सेवन पॉइंट टू 7.28 वेरी गुड, निकालो जल्दी निकालो। तीन डाटा तक ले आया मुस्कान गुप्ता, वेरी गुड। 7.281 एंगस्ट्रॉम। ओके सो आगे बढ़े, ये क्लियर है? इसका मतलब ये हो रहा है
कि ऑब्जेक्ट अगर कोई मैक्रोस्कोपिक हो, बहुत बिग ऑब्जेक्ट, बड़ी बॉडी है, बिग बॉडी है, बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव चूंकि मेजरेबल नहीं है, इसलिए वो हमेशा हमें पार्टिकल की तरह दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो हम एटॉमिक सब एटॉमिक तक ले आते हैं, इलेक्ट्रॉन तक हम पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगा, दैट मैटर वेव, उसका जो वेवलेंथ होगा वो मेजरेबल रेंज का रहेगा, 7.2 एंगस्ट्रॉम या अबाउट इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन का, इसको इलेक्ट्रॉन वेव, इसलिए इस वेव को इलेक्ट्रॉन वेव भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसा पार्टिकल लिया गया था, लेकिन उसको ऐसा वेव डी ब्रोगली ने प्रूव किया, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन वेव, मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन वेव, ऐसा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल के लिए दिस इज ट्रू। चलिए अब दूसरा फार्मूला लेकर के सॉल्व करें। सेकंड, एक चार्ज पार्टिकल हम देते हैं और उस चार्ज पार्टिकल के लिए सर टाइम हो गया क्लास का। कौन सा क्लास का टाइम हो गया? ब्रेक है, उसके बाद दूसरा क्लास। चलिए एक प्रॉब्लम कर लो, फिर हो जाएगा। छोटे छोटे ये कर देता हूँ, जो समझा देता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना, है ना, असाइनमेंट में फॉर्म में दे दूंगा। सेकंड फार्मूला इज फॉर अ चार्ज पार्टिकल moving the potential difference, we have lambda is equal to h upon m root of m so that q multiplied by q। अब यहाँ पर भी हम नॉर्मल कॉपर वायर में, जो हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी उसके कॉपर वायर में, दिस इज दैट कॉपर वायर, इसमें पोटेंशियल की जो वैल्यू होता है, हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, 220 वोल्ट होते हैं घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें, और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो उसी से करंट जनरेट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल पे है, तो इससे एसोसिएटेड मैटर वेव का प्रॉब्लम को कैलकुलेट करना है इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट फिर थर्ड, ये दूसरा हो गया। थर्ड में और गैस मॉलिक्यूल, इसमें हम फार्मूला जो यूज करते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 3m kT। तो जो रूम टेम्परेचर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको हम ले लें, तो पहला इसका ले लेते हैं, एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हमारे रूम में जो ऑक्सीजन है उससे एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। सेकंड, अगर एक वाटर वेपर है, वाटर वेपर H2O, उसका टेम्परेचर, जब वो वेपर बनता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, तभी वो वेपर बनेगा। आपको लैम्डा कैलकुलेट करनी है, तो ये कैलकुलेट करके रखना, असाइनमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इसको डालूंगा, फिर तुम लोग उसमें अपलोड कर देना आंसर। सो आई थिंक वेवलेंथ देखते हैं क्या आता है, फिर नेक्स्ट क्लास के इसका और सिग्निफिकेंस देखेंगे और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस। अटेंडेंस आज नहीं ले पाए थे, जल्दी दे दो विद इन 2 मिनट्स एंड यू कैन लीव देम। तो मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेजते हो ना? हाँ बोलो कुमार। सर इस चैप्टर का नोट्स आप दोगे कि हमें बनाना है? ऐसे तुम लोग खुद नोट्स बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, मैं नोट्स नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसका राइटर ये दे दूंगा, क्या बोलते हैं, पीडीएफ फॉर्म में जिस बुक से बनाना है वो मैं दे दूंगा, है ना, लेकिन नोट्स के फॉर्म में तो मेरा पूरा वीडियो लेक्चर है। और तुम लोग जो अगर कोई मैं क्वेश्चंस देते जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को अगर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली वो नोट्स बन जाएगा, ठीक है, तो अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए।